KMC और TMC के मुलाजमिन की बड़ी तादाद एक माह में दो तनख्वाहें हासिल करने लगी। तनख्वाहें ऑनलाइन करने वाले इदारे क्लिक ने भांडा फोड़ दिया। महकमे बल्दियात ने तहकीकात का फैसला कर लिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम करके 15 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है कि KMC और TMC के मुलाजमीन की बड़ी तादाद एक माह में 2 तनख्वाहें हासिल करने लगी हैं। तनख्वाहें ऑनलाइन करने वाले इदारे क्लिक ने भांडा फोड़ दिया है। महकमा बल्दियात ने तहकीकात का फैसला कर लिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम के 15 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। आज़ाद नूरियों की रिपोर्ट भी इस पर हम जानेंगे। अभी आपको बताएं कि KMC और कराची के 18 TMCs के मुलाजमीन के मौजे ही मौजे हैं। बल्दियाती काउंसिल्स के मुलाजमीन की बड़ी तादाद एक माह में 2 तनख्वाहें लेने लगी। सिंध हुकूमत ने KMC के मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी क्लिक को सौंपी तो इदारे ने तनख्वाहें ऑनलाइन करने के आगाज़ में ही भांडा फोड़ दिया। सूबाई हुकूमत ने डबल तनख्वाहें हासिल करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी और तहकीकात का भी फैसला कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की गई है, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और डिप्टी डायरेक्टर क्लिक को भी मेंबर के तौर पर शामिल कर लिया गया है। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में महकमे ट्रांसपोर्ट की इमारतें और ज़मीनें खाली कराने का फैसला कर लिया। SMTA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इजलास में येलो लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्ट्स के इजरा पर भी तबादला ख्याल हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है। सिंध हुकूमत का आवाम को आरामदेह ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने का अज़म। ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर काम तेज़ हो चुका। सिंध हुकूमत का आवाम को आरामदार ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने का अज़्म। ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर काम तेज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ। सिंध भर में महकमा ट्रांसपोर्ट की इमारतें और ज़मीनें एक माह के अंदर खाली कराने की मंजूरी दे दी गई। SMTA बोर्ड की जानिब से डिविजनल सतह पर दफातर के क़याम की भी मंजूरी दी गई। इजलास में SMTA में मुकर्रर मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी HR कमेटी से मशरूत कर दी गई है। इजलास में येलो लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्ट्स के इजरा पर भी तबादला ख्याल हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाना चाहती है। निगरान दौर हुकूमत में BRT मंसूबों पर काम रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मंसूबों में ताख़ीर हुई। जाम सादिक पुल पर जारी तरक्याती काम और येलो लाइन के लिए डिपोज के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि EV पॉलिसी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वजारत तवानाई से रुजू करके आइंदा बोर्ड इजलास में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इजलास में मेयर सक्कर अरसलान इस्लाम शेख, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD SMTA कमाल दायो, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा, PND हुक्काम और दीगर भी शरीक हुए। आटे के बहरान के खौफ से परेशान शहरियों को रिलीफ। फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक खत्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर कर दी। 10 दिन बाद दोबारा जायज़ा इजलास किया जाएगा। चेयरमैन आसिफ रजा के मुताबिक हड़ताल खत्म नहीं मौखर की गई है। हुकूमती कमेटी से जुमेरात को दोबारा मुलाकात होगी। 3 रोज़ तक आवाम मुश्किलात का शिकार रहे। कई अहम बाज़ारों में आटा ख़त्म हुआ और कहीं ब्लैक में फ़रोख्त होने लगा था। जी हाँ, कहीं आटा ख़त्म हो गया बाज़ारों में और कहीं ब्लैक में फ़रोख्त होने लगा था। यहाँ पर बात कर रहे हैं आटे के बहरान के खौफ से शहरी परेशान हो गए और शहरियों को रिलीफ भी दिया गया। फ्लोर मिल्स और हुकूमती कमेटी में डेडलॉक ख़त्म हो चुका है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर कर दी है। फ्लोर मिल्स हड़ताल के बायस बेकरी मालकान मुश्किलात का शिकार रहे। बेकरियों में आटे और मैदे का स्टॉक कम हो गया, जबकि बेकरी मालकान ने आटा और मैदा महंगा और गैर मयारी मिलने का शिकवा कर दिया। तफसीलात आयाज साना की रिपोर्ट में। फ्लोर मिल्स की हड़ताल के नताइज सामने आने लगे। हड़ताल के तीसरे रोज शहर में आटे और मैदे के बहरान का खदशा बढ़ गया। बेकरी मैनेजर का कहना है कि हमारे पास एक दिन का स्टॉक रह गया। मार्केट में मैदा 97 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए पर पहुंच गया। इस वक्त मिलने वाले आटे और मैदे का म्यार भी ठीक नहीं। सर, एक दिन का स्टॉक है तकरीबन हमारे पास और मार्केट में तो समझो बहरान आ गया मैदे का। जो चीज़ 4300 में मिल रही थी पहले 4300 में, अब वो 5000 रुपये पहुँच गई है। मैदा पहले 4600 में मिल रहा था, अब वो 6000 रुपये पहुँच गया है। आज का रेट है 5950 का, वो 6000 ही हो गया।
तो वही चीज़ें हमें 4 दिन पहले वो मिल रही थी नॉर्मल रूटीन में, अब 3 दिन से हड़ताल है, ना तो वो मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा। शहरियों ने शिकवा किया कि हुकूमत ने हर चीज पर ही टैक्स लगा दिया, खाने पीने की अशिया पर टैक्स नहीं होना चाहिए। बेसिकली देखें, खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसके ऊपर तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये हर फर्द या गरीब तबका या अमीर तबका जो भी है, रोटी तो उसको चाहिए। मामला थोड़े इस तरह के हो गए कि अगर रोटी पे, दूध पे, आटे पे ये टैक्सेस लगना शुरू हो जाएंगे तो ये गरीब आवाम या पब्लिक कहाँ जाएगी। हुकूमत का काम है, अब हुकूमत कोई मेहरबानी कर दे तो अच्छी बात है। गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी तो सारा दिन मेहनत करता है, उसके बाद शाम को पता ही नहीं चलता किधर गई। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इससे कबल के आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर जाए, फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म कराई जाए। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। मुल्क की ज़रूरियात से ज़्यादा गंदम की दरामद के बाद हुकूमत का एक्शन। वजारत तिजारत ने गंदम की दरामद और आटे की बरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स 2022 में तारामीम कर दी। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स 2022 में तारामीम की हैं। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक गंदम की दरामद पर पाबंदी होगी, साथ ही दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी होगी। ज़राए का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने मार्च में मशरूत तौर पर आटा बरामद करने की इजाज़त दी थी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने बरामदी मकासद के लिए दरामदी गंदम से तैयार आटा, सूजी, मैदा और बरामद किया है, जिस पर इजाज़त भी दी गई थी। ज़राए का कहना है कि आटा बरामद करने की इजाज़त एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी। कराची से सखर जाने वाली PIA की परवाज़ रास्ता भटक गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बरवक्त कार्रवाई ने तैयारे को हंगामी सूरत हाल से बचा लिया। परवाज़ PK 536 ने कराची से सखर के लिए उड़ान भरी थी। कुछ ही देर बाद ATR तैयारे की नेविगेशन ख़राब हो गई। तैयारा अपने रूट से हटकर दूसरे रूट पर जा रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को सूरत हाल से आगाह किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बात करेंगे। सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं, जिसके महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा किस किस का तकर्रुर और तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके अलग अलग से महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा मेहनत अपराधी कुव्वत हाफिजुल्लाह अब्बासी को अहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जबकि तकरीर के मुंतजर और हालिया 20 ग्रेड में तरक्की पाने वाले मोहम्मद रफी कुरैशी को नया सेक्रेटरी महकमा मेहनत अपराधी को तैनात कर दिया गया है। जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटरीट बिलाल अहमद मेमन का तबादला करके उनको कमिश्नर हैदराबाद तैनात किया गया है। जबकि कमिश्नर हैदराबाद का इजाफी चार्ज फैसान अली कुरैशी से वापस लिया गया है। सेक्रेटरी ज़क़वात, उशर, औकाफ और मज़हबी अमूर मुनव्वर अली मैसर को अहदे से हटा दिया गया है और मुनव्वर अली मैसर को डायरेक्टर जनरल सकाफत सयाहत नवारदार तैनात किया गया है। जबकि मेंबर सूबा इलेक्शन अथॉरिटी मोहम्मद मुरीद रहमो को जो है का तबादला करके उनको नया सेक्रेटरी ज़क़वात, उशर, औकाफ, मज़हबी अमूर तैनात किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मलिर अनीस अहमद अब्बासी का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासम तैनात किया गया है। जबकि इमरान खान जस्तानी को असिस्टेंट कमिश्नर मलिर कराची तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। सिंध हुकूमत ने 16 ग्रेड के पुलिस इंस्पेक्टर शहबाज मुगल की प्रिंसिपल स्टाफ अफसर तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। शहबाज मुगल को अहदे से फारिग करके वापस कराची पुलिस को सरेंडर कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने 16 ग्रेड के पुलिस इंस्पेक्टर शहबाज मुगल की पर्सनल स्टाफ अफसर तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया है। तफसीलात आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट में। महकमा इंक्वायरीज एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध में डिप्यूटेशन पर तैनात 16 ग्रेड के पुलिस इंस्पेक्टर शहबाज मुगल को ओहदे से फारिग कर दिया गया। हुकूमत सिंध ने तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। 17 ग्रेड के कैडर पोस्ट पर शहबाज मुगल को पर्सनल स्टाफ अफसर मुकर्रर किया गया था। अब उन्हें ओहदे से फारिग करके वापस कराची पुलिस को सरेंडर कर दिया गया है। शहबाज मुगल की खिदमात कराची पुलिस चीफ के हवाले कर दी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने 2 जुलाई 2024 को शहबाज मुगल को सरेंडर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 10 रोज़ तक शहबाज मुगल ने ओहदा ना छोड़ा और नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद बराजमान रहे। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन
सैयद जुल्फ़कार शाह ने छुट्टियों पर जाते शहबाज मुगल को रिलीज़ कर दिया। 17 ग्रेड के पर्सनल स्टाफ अफसर दिलीप कुमार को ओहदे से हटाकर शहबाज मुगल को 24 मई 2024 को पर्सनल स्टाफ अफसर मुकर्रर किया गया था। शहबाज मुगल को साबिक चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन फरहद जुनेजो ने डिप्यूटेशन पर तैनात किया था। सूबाई वज़ीर इंक्वायरी एंटी करप्शन सरदार मोहम्मद बख्श महर ने तैनाती की मुखालफत की थी। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने साबिक चेयरमैन को ओहदे से फारिग करा दिया था, लेकिन शहबाज मुगल को नहीं हटाया गया था। आज़ाद नूरियो, सिटी 21। अब बात करेंगे सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से रिश्वत लेने के केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिम इल्ताफ़ सोलंकी और मूसा को अदालत ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। सेशन कोर्ट में ईरानी डीजल की स्मगलिंग में इस्तेमाल ट्रालर वापस करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मोचको चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कराची की अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत। एंटी करप्शन ने रिश्वत देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम अल्ताफ़ सोलंकी और मूसा को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी में ईरानी डीजल की स्मगलिंग में इस्तेमाल ट्रॉलर वापस करने की दरख्वास्त। अदालत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मोचको चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने IG सिंध को SHO मोचको व मातहत पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए SHO मोचको और मातहत पुलिस एहलकारों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने IG सिंध से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। हल्फ लेने के बाद मज़ार कायद पर हाज़िरी भी दी है। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में बड़ी तब्दीली, नए चीफ जस्टिस ने कुर्सी संभाल ली। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ये जो बहैसियत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मैं अपने फराइज़ व काराए मनसबी जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जस्टिस शफी सिद्दीकी से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब जस्टिस इकबाल कड़ोरो, जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस इरशाद हुसैन, वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल समेत दीगर जजेस और वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी 12 अगस्त 1965 को पैदा हुए। BSc के बाद LLB की डिग्री हासिल की और 1992 में बतौर एडवोकेट मुअत्तद अदालतों से अपने करियर का आगाज किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी 1994 में बतौर हाई कोर्ट एडवोकेट इनरोल हुए। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से इनरोल हुए। मार्च 2012 में सिंध हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने बतौर जज सिंध हाई कोर्ट अब तक 4205 केसेस के फैसले सुनाए हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी को 25 जून 2023 को सिंध जुडिशल एकेडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन बनाया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेने के बाद मज़ार कायद भी पहुंचे। सिंध के वजीर तवानाई और मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता रोज का फैसला हैरान कुन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। आतिश जमाली की रिपोर्ट में तफसीलात। महकमा इत्तलात सिंध के सोशल मीडिया विंग में सिंध के वजीर तवानाई व मनसूबाबंदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए हैरानी का बायस है कि PTI इस केस में पिटिशनर ही नहीं थी, ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस था। कल का जो फैसला है उसने भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए हैं और एक क्या कहते हैं कन्फ्यूजन सा पैदा किया है अगर उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए। एक तो प्रेयर थी नहीं PTI की तरफ से, जिनको ये फैसला उनके हक में आ गया, प्रेयर थी सुन्नी इत्तेहाद वालों की। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की खातिर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ बरकरार रहेंगे, वो वजारत उज़्मा से क्यों इस्तीफ़ा दें, वो बिल्कुल भी मुस्तफ़ी नहीं होंगे। हमने अगर उनको सपोर्ट की तो किस वजह से? क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरियत चाहती है, पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को रिज़ाइन दे देना चाहिए। किस बात पे रिज़ाइन दें? ये जो फ़ैसले हैं ये
سب کو حیران ضرور کر رہے ہیں، تو لیکن ان کا وہ تو جاوید لطیف صاحب خود ہی. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم پریشان نہیں، حیران ضرور ہیں. ہم جمہوریت اور آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. کیمرہ مین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا کا تازہ جھونکا. الیکشن کمیشن ارکان کو مستعفی ہونا چاہیے. فارم 45 کے نتائج کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی پارٹیاں جزوی نہیں، فیصلے کو مکمل قبول کریں. مزید ہم جانیں گے تاہم علی کی رپورٹ میں. ادارہ نور حق کراچی میں امیر جماعت اسلامی پاکستان کی پریس کانفرنس. حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ اور ایم کیو ایم کو آڑے ہاتھوں لے لیا. الیکشن ریفارمز، چیف الیکشن کمشنر سمیت کمیشن کے ارکان سے مستعفی ہونے کے مطالبے کے ساتھ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کو مکمل فیصلہ قبول کرنے کا مشورہ دے دیا. اور اب اس فیصلے کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کے تمام لوگوں کو ان کے چیف سمیت خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے. ان کی تو کوئی اس وقت حیثیت موجود نہیں رہی. اور ان پارٹیوں کو اب یہ بتانا چاہیے کہ کس بنیاد پر وہ پارٹیاں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی تھیں، اپوزیشن بھی اور حکومت دونوں کے مزے لے رہی تھیں، وہ پارٹیاں بتائیں کہ وہ جزوی طور پر فیصلہ قبول کیوں کر رہی ہیں، کلی طور پر کیوں نہیں کر رہی. امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کوئی جاگیردار ٹیکس ادا نہیں کرتا، ان پر ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا. وزیر اعظم کراچی آئے تھے، کیا آئی پی پیز کے معاہدے سامنے لائے اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا. میں بڑے بڑے خانوں اور سرداروں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس ہزاروں ایکڑ، سینکڑوں ایکڑ زمین موجود ہے، اور انہوں نے پورے سال میں 5 ارب روپے بھی پراپر طریقے سے جمع نہیں کرائے. تو ان پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ رائٹ آف انفارمیشن کے تحت یہ قوم کا حق ہے کہ ان کے سامنے آئی پی پیز کے وہ سارے معاہدے لائے جائیں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حق دو عوام تحریک پورے ملک میں شروع کر رہے ہیں. 26 جولائی کو قافلے اسلام آباد پہنچیں گے. ہمارا دھرنا تاریخی ہوگا. کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ طہا ملک، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں گے محرم الحرام میں مٹی کے برتنوں کا استعمال بڑھ گیا ہے. روایتی مٹی کے برتنوں میں کجیوں، ٹوٹیوں اور پیالیوں کی مانگ بڑھ گئی ہے. دکاندار کے مطابق یکم محرم سے قبل ہی مٹی کے برتنوں کی فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے. محرم الحرام میں مٹی کے برتنوں کا روایتی استعمال، نظر و نیاز کی تقسیم کے لیے مانگ میں بھی اضافہ. ماہ محرم الحرام میں مٹی کے برتنوں کا رجحان بڑھتے ہی ایک طرف کجیوں ٹوٹیوں کی تیاری کا عمل دن رات جاری ہے تو دوسری جانب مارکیٹ میں اس کی فروخت بھی ہاتھوں ہاتھ ہو رہی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. محرم میں تقریباً زیادہ تر تعداد میں یہ بکتا ہے اور زیادہ تر تعداد میں جو ہے نا لوگ سنت طریقہ اپنا استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ بکتا ہے. مٹی کے برتن لے کے جاتے ہیں، پیالی لے کے جاتے ہیں کھیر ڈالنے کے لیے. اس کا ایک سواد ہوتا ہے جو وہ پرانی رسم رواج ہے، اس وجہ سے یہ بکتی ہے زیادہ. دکاندار کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتوں میں کوئی واضح فرق نہیں آیا. معمولی فرق آیا، اتنا زیادہ نہیں آیا، معمولی فرق آیا. وہ تقریباً گلاس جو ہے 50 روپے کا ہے مٹی کا. فرزندان اسلام صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور نظر و نیاز کا سلسلہ یوم عاشور تک جاری رہتا ہے. کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ تمرہ ریاست، سٹی 21. عناصر عوام پر مہنگائی کا مزید بور ڈالنے کی تیاریاں شروع ہو گئی. 1 لیٹر پیٹرول 7 روپے 67 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 72 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز بھیج دی گئی. اشرف خان رپورٹ کریں گے اس پر. عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھانے کی تیاری. بجلی کے بعد اب پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا کرنے کی تجویز آ گئی. ریفائنری ذرائع کے مطابق پیداواری لاگت بڑھنے پر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول 7 روپے 67 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز ہے. اس کی منظوری کے بعد 1 لیٹر پیٹرول 265 روپے 61 پیسے سے بڑھ کر 273 روپے 28 پیسے پر پہنچ جائے گا. ذرائع کے مطابق 1 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 72 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز ہے، جس کی منظوری کے بعد لیٹر ڈیزل 277 روپے 45 پیسے سے بڑھ کر 281 روپے 17 پیسے فی لیٹر پر پہنچ جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 لیٹر مٹی کا تیل 2 روپے 39 پیسے اور لائٹ ڈیزل بھی 1 روپے تک مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ماہرین کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے سے ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ جائیں گے جو مہنگائی میں اضافے کا سبب بنیں گے. اشرف خان، سٹی 21.
اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان $7 ارب کا سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نئے معاہدے کے تحت پاکستان کو $7 ارب 37 ماہ میں ملیں گے۔ پروگرام کی حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ تفصیلات ہم جانیں گے اشرف خان کی رپورٹ میں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدات طے، عالمی مالیاتی فنڈ کا اعلامیہ جاری۔ عالمی ادارہ پاکستان سے 37 ماہ کے لیے قرض پروگرام پر آمادہ۔ نئے پروگرام کی حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ IMF کے مطابق پاکستان کو $7 ارب 37 ماہ میں ملیں گے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو مالیاتی اور مونیٹری پالیسی کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات، ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا ہوگا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 2023 کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت حاصل معاشی استحکام کی بنیاد پر توسیعی فنڈ کی سہولت میسر ہے۔ گزشتہ ایک سال میں پاکستان میں مہنگائی میں کمی اور زیر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے، ملک میں معاشی استحکام کے فروغ حاصل ہوا۔ نیا قرض پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام کا باعث بنے گا۔ IMF نے صاف کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے پاکستان ٹیکس آمدنی بڑھائے گا، جس کے لیے قرض پروگرام کے دوران GDP میں ٹیکسوں کا حصہ 3% تک بڑھایا جائے گا۔ ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس نیٹ میں اضافہ اور زرعی شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ IMF شرائط کے تحت پاکستان میں ٹیکس آمدنی میں GDP کا 1.5% اضافہ رواں مالی سال ہوگا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان میں براہ راست اور بلا واسطہ ٹیکس میں منصفانہ اضافہ ہوگا۔ اب پاکستان میں برآمدی شعبے سے ٹیکس وصولیاں بہتر کی جائیں گی۔ IMF کے مطابق ٹیکس بڑھانے سے تعلیم، صحت عامہ کے لیے زیادہ وسائل دستیاب ہو سکیں گے۔ پروگرام کا مقصد پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام کو مضبوط کرنے میں مدد کرنا اور پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے سب کو ایک جیسا ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سماجی تحفظ میں مدد بڑھانی ہوگی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اپنے پسند کے مضمون کا استاد کیسے کرے تلاش؟ طلبہ کی سہولت کے لیے حل نکل آیا۔ پاکستان میں پہلی بار اساتذہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اپلیکیشن متعارف کرا دی گئی۔ استاد پلس اپلیکیشن میں طلبہ اپنی مرضی سے مختلف مضامین میں اساتذہ تلاش کر سکتے ہیں۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔ طلبہ کے لیے اپنے پسند کے مضمون کے اساتذہ کی تلاش ہوئی آسان۔ اساتذہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اپلیکیشن متعارف۔ اساتذہ کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ٹریننگ بھی دی گئی۔ استاد پلس کی جانب سے ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ میں بڑی تعداد میں پروفیشنل ٹیچرز نے شرکت۔ چیف ایگزیکٹو جرار ہاشمی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گاڑی اور پلاٹ خریدنے کی ایپ موجود ہے، لیکن ٹیچرز تلاش کرنے کے لیے ایپ موجود نہیں تھی، جسے پاکستان میں پہلی بار متعارف کروایا گیا ہے۔ تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کیا نام ہے، اگر آپ کو کھانا چاہیے تو اس کی ایک ایپ بنی ہوئی ہے، آپ کو گاڑی خریدنی ہے اس کی ایپ بنی ہوئی ہے، آپ کو پراپرٹی خریدنی ہے اس کی ایپ بنی ہوئی ہے، لیکن ٹیچر سے ریلیٹڈ کوئی ایسی ایپ نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی بھی بندہ ٹیچرز کو ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ہم نے ایک ایپ بنا دی ہے، ہماری ایپ جو استاد پلس ہے، اس میں آپ فری آف کاسٹ اپنی مرضی سے اپنی پیکیج میں، اپنی فیس میں آپ ٹیچرز کو ہائر کر سکتے ہیں۔ ورکشاپ میں شرکت کرنے والے ٹیچرز نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ایپ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ کوئی اگر ایسی ایپ ہے کہ ہمارا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اور ہمارا نام، ہمارے ملک کا نام دنیا میں جا رہا ہے اس کی وجہ سے، تو اس کو کہیں سے اسٹارٹ تو ہونا ہے۔ تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ اسٹارٹ ٹوڈے۔ I am fortunate enough to be part of this event, and I just love the fact that networking, the concept of networking, I can truly see in Pakistan now, alhamdulillah. دی استاد کی جانب سے منعقدہ ورکشاپ میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ٹیچر احمد سایہ اور سعدیہ عامر نے بھی لیکچر دیا اور ٹیچرز کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ نمرہ ریاست 24 نیوز کراچی۔